नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। बात सबसे पहले रायबरेली की करते हैं। पुलिस के शिकंजे में प्रियंका गांधी का इनामी गुर्गा आ गया है। प्रियंका गांधी का गुर्गा 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा सरकार में मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि सपा सरकार में मुकदमा दर्ज हुआ था, अब ये गिरफ्तारी हो पाई है। रायबरेली में कांग्रेस के होते जनाधार को अपराधियों का सहारा है, ये सवाल अब बड़ा हो गया है। योगी सरकार और यूपी पुलिस ने अपराध मुक्त प्रदेश के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी के संरक्षण में अपराधियों को अंजाम देने वाले अपराधी को धर दबोचा है। प्रियंका गांधी के दबाव में छत्तीसगढ़ सरकार ने रायबरेली के अपराधी की पत्नी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया, जो छत्तीसगढ़ की मतदाता भी नहीं थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आदिवासी नेताओं ने इसका विरोध तक किया, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के सवाल पर सब शांत हो गए। इधर रायबरेली की निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिरता गया कि अफीम का तस्कर करने वाला सच्चा कांग्रेसी और पीढ़ियां खपाने वाली नकली कांग्रेसी क्या अब रायबरेली के सीधे सरल सभ्य मतदाताओं का वोट तस्कर, अपराधी और लफंगे दिलाएंगे? प्रशांत सिंह नाम का इनामिया अपराधी है, जिसके ऊपर की 50,000 रुपये का इनाम रेंज अयोध्या से घोषित किया गया था। बाराबंकी में इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज था, जिसके क्रम में इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। इसे थाना ऊंचाहार की टीम, रायबरेली की एसओजी टीम और रेंज कार्यालय की सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति, इसके ऊपर लगभग 15 के करीब मुकदमे जनपद रायबरेली और बाराबंकी में पंजीकृत है और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, क्या इनकी पत्नी छत्तीसगढ़ में या कहीं पे दर्जा प्राप्त मिनिस्टर भी है क्या? ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ये इनामिया अपराधी है। 2019 में इस पर इनाम घोषित किया गया था, तब से इसकी तलाश विभिन्न जनपदों द्वारा की जा रही है। जब ये पुलिस की पकड़ में आए तो क्या उस समय इनके पास स्टेट की सुरक्षा व्यवस्था थी? जब ये पकड़ा गया है, इसके साथ इसके कुछ और लोग थे जो कि गाड़ी में थे, जो इसके परिचित लोग थे। उनसे भी अलग से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये इनामिया अपराधी था, तो इसे गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में। सीतापुर से अगली खबर है, जहां पर सीतापुर में सनसनीखेज खूनी वारदात सामने आई है। महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिक्षक ने महिला सहायक टीचर को मौत के घाट उतार दिया। थाना मानपुर इलाके के पकरिया प्राथमिक विद्यालय की वारदात है, जहां पर महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लगभग उम्र 35 वर्ष, यहाँ पे मृत अवस्था में आई है। इनको एसएचओ थाना तालगांव लेके आए हैं और इनका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी बंद करा दी गई है। इंजरी क्या है? अब पुलिस ने बताया था कि इनको गोली से मारा गया। एक महिला लगभग उम्र 35 वर्ष, यहाँ पे मृत अवस्था में आई है। इनको एसएचओ थाना तालगांव लेके आए हैं और इनका पोस्टमार्टम थाना मानपुर के अंतर्गत पढ़ने वाले प्राथमिक विद्यालय पकरिया में आज एक पुरुष अध्यापक के द्वारा महिला अध्यापक को गोली मार दी गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। यह जांच में प्रकाश में आया है कि पूर्व से इन लोगों के बीच में मधुर संबंध रहे हैं व विवाद होने पे इन लोगों के बीच के द्वारा शिक्षा विभाग में शिकायत की गई व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा इनकी इस प्रकरण की जाँच भी की जा रही थी। घटना के संबंध में अभियुक्त की गिरफ्तारी के सारे प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। थाना मानपुर के अंतर्गत पढ़ने वाले हिमांशु, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पुलिस ये तो बता रही है कि पहले घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन कुछ रार संबंधों में आई और इसके बाद इस हत्या को अंजाम एक शिक्षक की तरफ से दिया गया है। क्या उसकी गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? जी, अभी गिरफ्तारी का तो कुछ स्थिति साफ नहीं हो सकी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरफा मोहब्बत से जुड़ा हुआ मामला मालूम दे रहा है। और प्रथम दृष्टया ये दोपहर की एक घटना है। आज दोपहर में महिला शिक्षिका को गोली मारी गई है एक शिक्षक के द्वारा। थोड़ी देर उनका इलाज हुआ है, लेकिन उसके बाद उनकी मौत हो गई है। मौके पर अधिकारियों ने तमाम तरीके की जांच की है। शिक्षा विभाग के अधिकारी जो पहले से शिकायती प्रकरण की जांच कर रहे थे, वो फिलहाल अभी कुछ साफ बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को एक तरफा मोहब्बत को लेकर देख रही। हिमांशु, ये हमला हुआ कहाँ? क्या ये स्कूल में हुआ या घर पर हुआ?
ये पकरिया गांव के पास ये स्कूल के करीब ही ये मामला है। ये बताया जा रहा है कि ये लोग स्कूल से निकले थे, उसी दरमियान ये घटना को अंजाम दिया गया है और मौके पर शिक्षक जिसने गोली मारी है वो भागने में फरार भी रहा। शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक तरफा प्यार का ये मामला बताया जा रहा है, हालांकि अब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और प्रयागराज से जुड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि आज जो 7 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी, उसके बाद अब एक्शन प्रशासन का नजर आया है। डीईओ संदीप बिहारी, आबकारी निरीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। हेड कांस्टेबल भी जो है लापरवाही पर उनको भी सस्पेंड किया गया है। विजय प्रताप यादव, सुरेश कुमार सस्पेंड किए गए हैं। अफसरों कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी, ये भरोसा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव आबकारी ने कार्रवाई की है। दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। दोषियों की संपत्ति भी नीलाम की जाएगी। नीलामी के पैसों से पीड़ितों की मदद की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि जहरीली शराब कांड से सीएम योगी ने दुख जताते हुए कहा था कि संपत्ति भी कुर्क होनी चाहिए और हैवी जुर्माना वसूलना चाहिए। तो प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में अपडेट ये है कि एक्शन अब हुआ है। जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो प्रयागराज में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। इसके बाद यूपी के अलग अलग जिलों में भी प्रशासन की नींद टूटी है। इटावा में जिला प्रशासन ने अलग अलग जगह छापेमारी की है। उदी बड़पुरा थाना क्षेत्र और पछाई गांव थाना क्षेत्र के देशी शराब के ठेकों पर छापेमारी की गई। जिलाधिकारी श्रुति सिंह, एसएसपी आकाश तोमर ने आबकारी टीम के साथ छापेमारी की। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बाद अब अलग अलग जिले में छापेमारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इटावा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर डीएम और एसएसपी ने खुद जगह जगह जाकर छापेमारी की। तो एक्शन में अब यहां पर जिला प्रशासन दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये एक्शन कब तक नजर आएगा। बुलंदशहर हो, इटावा हो, गाजियाबाद हो, आज लगातार जिला प्रशासन जमीन पर उतरे। कई शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई है। इटावा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं जिलाधिकारी और एसएसपी संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई करते हुए। चंचल दुबे हमारे संवाददाता है, इटावा से इस खबर पर जुड़ गए हैं। चंचल, कहां-कहां छापेमारी की गई और क्या कुछ बरामद किया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, इटावा जिलाधिकारी श्रुति सिंह और एसएसपी द्वारा इटावा के उदी बड़पुरा पछाई गांव क्षेत्र में उदी मोड़ जैतपुरा नगला गौर में जाकर छापेमारी की गई। आपको बता दें, कई ऐसे ठेके जिन पे अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी, जिनकी जानकारी जिला अधिकारी को हुई तो उन्होंने मौके पर जाके जांच की और कई ऐसे ठेकों को सीज भी किया गया है। जी चंचल, ये भी बताइए, अगर आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई हो, क्या ये छापेमारी का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है? जी बिल्कुल, प्रयागराज में जो घटना हुई है जिसको लेकर जो अधिकारी हैं वो जागरूक लोगों को कर रहे हैं कि शराब वो ना पिए और ऐसे ठेकों पर नजर रखे हुए हैं जो अवैध रूप से बेच रहे हैं, उनको जल्द से जल्द बंद करने का प्रयास भी किया जा रहा है। शुक्रिया चंचल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज में 7 लोगों की मौत के बाद बुलंदशहर प्रशासन भी जागा है। डीएम और एसएसपी ने शराब की दुकानों पर संयुक्त रूप से छापेमारी की। ओवर रेटिंग की शिकायत दरअसल डीएम तक पहुंच रही थी। डीएम और एसएसपी ने कोडिंग की भी पड़ताल की है। बुलंदशहर की काला आम चौराहे के पास शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई। वहीं कुशीनगर जिले के जिम्मेदारों की भी नींद खुली है। एसडीएम और सीओ सहित सभी थानाध्यक्ष अवैध कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी करते हुए नजर आए। भारी मात्रा में मिली कच्ची शराब और लहन को नष्ट भी किया गया। कई गिरफ्तारी की गई। 1 साल पहले आपको याद होगा, जहरीली शराब से मौत के मामले में कुशीनगर भी काफी चर्चित रहा था। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला अयोध्या पहुंचे, जहां राज्य मंत्री के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने
भव्य स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर चरण पड़ते ही स्मरण आया कि 2017 में एक बयान में कहा था कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करने का अवसर संत महामंडलेश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से भूमि पूजन करने का अवसर मिलेगा और मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। जय जय खबर नोएडा से है। 26 नवंबर को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के संबंध में जनपद के विभिन्न श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों से उप श्रम आयुक्त गौतम बोतनगर ने विचार विमर्श किया है, जिसमें कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनमें आपको बता दें कि गंगेश्वर दत्त शर्मा, राम सागर और साथ ही आरपी सिंह चौहान हिंद मजदूर सभा के डॉक्टर केपी ओझा, आरएस सिंह मौजूद रहे। यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा जिन कारखानों में यूनियन नहीं है उन प्रतिष्ठानों में कार्यक्रम को 26 नवंबर को प्रस्तावित हड़ताल के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करने और इस दिन के अवकाश को अगले साप्ताहिक अवकाश में समायोजित करने का सुझाव दिया गया। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन मैदान में उतरने वालों में मोर्चा खोल दिया है। जिला संभल में ग्राम फतेहपुर शमसों से ग्राम प्रधान पुत्र रवि दिवाकर से हमारे संवाददाता मुनीद्दीन ने खास बातचीत की है। देखिए। हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट संभल के ग्राम फतेहपुर शमसोई में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रधान पुत्र रवि दिवाकर जी। इनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं और इन्होंने ग्राम फतेहपुर शमसोई में क्या क्या कार्य कराए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया के लिए मेरे तरफ से। प्रधान जी, पहला सवाल मेरा ये है कि गांव में प्रकाश की लाइट की व्यवस्था कैसे है? मेरे गांव में जैसे कि अगर आप गांव में जाकर देखेंगे तो आपको हर खंबे पर लाइट मिलेगी और जब मेरे गांव में लाइट आती है रात को तो रात में भी दिन दिखाई देता है। तो मेरे गांव में मैंने लाइट की व्यवस्था काफ़ी अच्छी रखी है और हर खंबे पर लाइट लगाने का काम किया है और साथ साथ मैंने बीच बीच में खंबे खंबे पर सोलर पैनल का भी कार्य किया है, जो कि अगर लाइट नहीं आए तब भी मेरे गांव में रोशनी रहती है और लोगों को निकलने में कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा, गांव में शौचालय को लेकर कैसी व्यवस्था है? कितने शौचालय आपके द्वारा बनाए? मेरे गाँव में मैंने लगभग 150 से 200 शौचालय बनवाए हैं, जिसमें कि जब सरकार के द्वारा ये वेबसाइट ओपन हुई थी कि अब शौचालय के रजिस्ट्रेशन होंगे, तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। पात्र लोग भी होते हैं उसमें, अपात्र लोग भी होते हैं उसमें। तो क्या होता है कि जब एक लिस्ट निकल कर आती है गाँव की, तो लिस्ट निकलने के बाद जो है कि गाँव में जब सर्वे होता है कि पात्र कौन है अपात्र कौन है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि पात्र लोग अलग आ जाते हैं और अपात्र लोग अलग आ जाते हैं। तो पात्र लोगों को हमने सबको शौचालय बनाने का काम किया है और साथ साथ जो पात्र लोग रह गए थे वंचित लिस्ट में आने से, तो हमने अपने ग्राम निधि से उन लोगों को शौचालय भी देने का काम किया है। आपने कोई गांव में कोई अस्पताल या कोई बारात घर भी बनवाया है क्या? अभी जैसे कि कुछ महीने पहले PWD के कुछ ऑफिसर आए थे मेरे पास, वो मुझसे मिले और मुझसे कहा कि हमें आपके गाँव में एक अस्पताल बनाना है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे गांव में अस्पताल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे अपने गांव के लोगों से प्रस्ताव रखना होगा और जगह देखनी होगी। उसके बाद फिर मैं आपको जो है संपर्क करूंगा और उसके बाद जो है आप मेरे गांव में अस्पताल बनाइए। और मुझे बड़ा खुशी हुई कि आप मेरे गांव में अस्पताल बना रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने गाँव के लोगों को बुलाया, प्रस्ताव रखा और जाटो समाज के लोगों में मुझे ग्राम सभा की जगह मिली। उस जगह में मैंने अस्पताल बनाने का काम किया है और आज अस्पताल पूरा बनकर तैयार हो चुका। अभी 5 साल प्रधानी को पूरे होने वाले हैं, हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी काम नहीं रोक रहा हूँ अपना। अभी भी मेरा विकास लगातार चला जा रहा है। तो मेरे गाँव की जो जनता है वो बड़ा खुश है और वो यही चाह रही है कि जब आगे जो आगामी चुनाव हो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, तो आगे जनता यही चाह रही है कि आगे भी प्रधान आप ही बनो और हमें आपका ही चुनाव बनाना है और हम आपके साथ तत्पर खड़े हैं, हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ग्राम फतेहपुर शमसोई के प्रधान पुत्र रवि दिवाकर जी। मोइनुद्दीन गनी, डिस्ट्रिक्ट संभल, ग्राम फतेहपुर शमसोई।
बात कोरोना की करते हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2326 नए केसेस सामने आए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 26 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे की बात करें तो 2097 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस 23,471 हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 7,524 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 4,93,228 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। चलिए अब आपको पूरे उत्तर प्रदेश का हाल बताते हैं जिलेवार तरीके से कि किस जिले में कितने केस आए हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ की बात करें 343 केस, कानपुर की बात करते हैं 141, प्रयागराज में 168 और गाजियाबाद में 197, गौतम बुद्ध नगर में 137, गोरखपुर की बात करते हैं 51, वाराणसी में आपको बताते हैं 89 केसेस सामने आए हैं, मेरठ में 155 केसेस सामने आए हैं, बरेली आपको ले चलते हैं यहाँ पर 41 केसेस सामने आए, मुरादाबाद सटा हुआ है वहां पर भी 22 केसेस सामने आए हैं।